हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में अपने ईवीएस के ठीक है आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस नंबर 9 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 8 क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि मैं इसमें 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूं और इस क्लास में आपकी 30 नंबर वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर की 30 नंबर की ईवीएस आती है पेपर नंबर 1 में। ठीक है, 30 नंबर की ईवीएस आती है तो इससे आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर को निम्न में से किस ढंग से देखता है। तो वह किस प्रकार से देखता है? ऑप्शन ए है उसके पृथक रूप से, ऑप्शन बी है उसके समग्र रूप से, ऑप्शन सी क्या है उसके साधारण रूप से, ऑप्शन डी है उसके थीम रूप से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाए कि बच्चा ईवीएस के संदर्भ में अपने वातावरण को किस रूप में देखता है। तो वह अपने समग्र रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? अपने वातावरण को समग्र रूप में देखता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन ए है चुकंदर आलू अदरक, ऑप्शन बी है गाजर आलू, ऑप्शन बी है गाजर हल्दी अदरक, ऑप्शन सी क्या है शकरकंदी मूली हल्दी, ऑप्शन डी है गाजर चुकंदर मूली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़ें कौन कौन सी हैं? जड़ों का समूह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो एक पेड़ होता है और कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है अबू धाबी में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी क्या है? राजस्थान के रेगिस्तान में, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात रेगिस्तान में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो रेगिस्तानी ओक का ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम बताइए। रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है एलोका सुरीना। ठीक है, एलोका सुरीना। और क्या कहते हैं इसको? डिकैसनेना। क्या है? डिकैसनेना। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से इसको हम अगले पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं रहा है। जो रेगिस्तानी ओक है इसका हमें वैज्ञानिक नाम बताना है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एलोका सुरीना। क्या होता है? एलोका सुरीना। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है डिकैसनेना। क्या होता है? एलिका सुरीना डिकैसनेना। ठीक है, डिकैसनेना। तो ये क्या हो गया? इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत बार कराया है अपने प्रैक्टिस सेट में और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है, यह पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है। ये भी सही बात है। ऑप्शन सी है, यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ऑप्शन डी क्या है? यह छोटे कीड़े मकोड़ों की खींचने के लिए यह छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मोहक आवाज को निकालता है, जिससे वो फंस जाते हैं और बाहर नहीं जा पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? निपंथिस पौधा है। इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? तो इसकी, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर हमारा ए, बी, सी हमारे ठीक हो जाएंगे और डी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। अब हम चित्र देख लेते हैं, चित्र किस प्रकार से होता है। तो यह कुछ इस प्रकार से घड़े नुमा होता है। कैसा होता है? यह घड़े नुमा होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? घड़े नुमा होता है। इसकी आकृति घड़े नुमा होती है और इसमें क्या होती है? ऊपर एक पत्ती होती है। ऊपर क्या होती है? एक पत्ती होती है। और कहाँ पाया जाता है? यह भारत में पूछा जाता है बहुत बार कि ये भारत में कहाँ पाया जाता है। तो यह भारत में, ठीक है, यह भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाए? दांडी कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? दांडी यात्रा जो हुई थी वो गुजरात में हुई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल के द्वारा किया जाता है, वह है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से कौन से बुखार का इलाज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। किससे होता है? मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है। तेज ज्वर आता है, कपकपी होती है और सिनकोना के पेड़ की छाल से इसकी क्या की जाती है? इसकी दवाई बनाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? इस क्वेश्चन को ही मैंने बहुत बार कराया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? चिराव नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिराव नाच मिजोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो तमिलनाडु कहाँ? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आंसर देखने से पहले सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। मैप के थ्रू इसमें समझ लेते हैं कि तमिलनाडु किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु के निकटतम पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ही हो गया हमारा तमिलनाडु। इसके पड़ोसी राज्य क्या है? केरला है। ठीक है, केरला है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। कौन कौन से हैं? केरल है। कौन कौन से हैं? केरल है, कर्नाटक है, केरल है, कर्नाटक है और क्या है? आंध्र प्रदेश है। और क्या है? आंध्र प्रदेश है। और क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का कि तमिलनाडु के निकटतम पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्या होगा? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ओपन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है?
नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप ध्यानपूर्वक ये जरूर देख लें कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है या फिर पूछा गया, यानी कि उद्देश्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन गलत होने से बच जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के बीच बच्चों की जिज्ञासा एवं संज्ञानात्मकता का विकास होता है। ऑप्शन बी है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक रचनात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ऑप्शन सी क्या है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन डी है पर्यावरण समझने में बच्चों के सटीक संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कौन सा उद्देश्य पर्यावरण का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल का विकास करना। यह क्वेश्चन इसका शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो कक्षा 3 से 5 तक के विषय में कौन कौन से विषयों को बच्चों के लिए रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? इसमें हमें क्या बताना है? पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1 से 5 की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, गलत है। ऑप्शन बी है एक और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी क्या है? फर्स्ट और सेकंड तक की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को हम भाषा और गणित के माध्यम से सीखते हैं। बच्चों के लिए अलग से कोई पर्यावरण अध्ययन का विषय नहीं होता है। इसमें बच्चा भाषा में ही क्या करता है? भाषा में ही वह पर्यावरण अध्ययन को सीखता है। उसके 2 सब्जेक्ट होते हैं, भाषा और गणित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए उनको पर्याप्त समय दिया जाता है, और ये किस बात के लिए इंगित करता है? तो ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन याद करने, ये गलत हो जाएगा। याद करने पे बच्चों पे जोर नहीं दिया जाता है, बच्चों को जोर नहीं दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पर्यावरण अध्ययन जो है वो कैसा होना चाहिए? वह बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों में से कौन सा एक सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? क्या है? सुझावित प्रकरणों यानी कि टॉपिक्स का कौन सा सब टॉपिक है? टॉपिक का कौन सा सब टॉपिक है? तो ऑप्शन ए परिवार मित्र, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है जानवर, ऑप्शन डी क्या है? हम चीज़ें जो बनाते हैं। तो मैंने आपको NCF
एनसीएफ 2005 की जो थीम्स बताई थी, कितनी थी? एनसीएफ 2005 ने 6 थीम दी हैं पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें परिवार मित्र शामिल है, भोजन शामिल है और हम चीज़ें जो बनाते हैं ये सभी शामिल हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रक्रमणों का उप प्रक्रमण कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवर। क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए कौन सी वांछनीय गतिविधि है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन बी क्या है? पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए क्या करना? प्रेरित करना। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन 6 प्रक्रमणों का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन डी है पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए कौन सी वांछनीय गतिविधि होगी? तो उसको कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों जो आदिवासी हैं वहाँ पर क्या करते हैं? टिन का प्रयोग करते हैं। तो टिन ये क्या है? ये कहाँ करते हैं? तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि कहाँ के आदिवासी लोग जो हैं वो टिन का प्रयोग करते हैं। तो मिज़ोरम के लोग करते हैं। कहाँ के? मिज़ोरम के लोग जो होते हैं वो खेती की इकाई के रूप में टिन का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज को बोता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो इस प्रकार की खेती कहाँ की जाती है? तो मिजोरम में की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ यानी कि रेत का टीला पाया जाता है? वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है थिम्पू, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है अबू धाबी, ऑप्शन डी क्या है? बर्लिन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताइए क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा, जहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं वह है अबू धाबी। क्या है? वह क्या है? जहाँ रेत के पहाड़ों पर रेत के टीले पाए जाते हैं वह अबू धाबी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख चुके हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी होता था, परंतु ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुएं सूखने का संभावित कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह वहां नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है, पेड़ पौधों कुओं आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर कोल तार यानी कि सीमेंट से उनको ढक दिया गया है। ऑप्शन सी है, कुओं का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि घर में टोटियां लग गई हैं। ऑप्शन डी क्या है? भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर का पंप का प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। क्या होगा? ऑप्शन ए, बी और डी। तो ऑप्शन ए, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, डी। ठीक है, जबकि सी जो है मतलब कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि टोटियां लग गई हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 18 है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, ऐसा क्यों है? इसका कारण बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो ऑप्शन ए है यह पाठ्यक्रम के पर भार को कम करता है। ऑप्शन बी है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी है इस आयु वर्ग के बच्चों को अपने परिवेश से समग्र रूप से देखते हैं। ऑप्शन डी है यह शिक्षण अधिगम की अच्छी युक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। इसका कारण क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पाठ्यक्रम को कम करता है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। इस पर विचार कीजिए कि वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। सांप वाद्य यंत्र के प्रति अपनी अनुक्रिया को किस प्रकार से कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनी के प्रतिक्रिया करके। क्या होगा? उस वाद्य यंत्र के जो कंपन होते हैं उसके थ्रू प्रतिक्रिया करके वह अनुक्रिया को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। समुदाय यानी कि ग्रुप, समुदाय यानी कि कोई ग्रुप। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोई ग्रुप एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि। क्यों है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन बी है यह सस्ता और सुलभ होता है। ऑप्शन सी है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है। ऑप्शन डी है यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर को प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संस्थान है क्योंकि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि ग्रुप लर्निंग से बच्चे अधिक से अधिक सीख सकते हैं, इंटरेक्ट होते हैं अन्य बच्चों के साथ और क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का उनको अवसर मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पाठ्यचर्या से बाहर। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तकों से बाहर। ऑप्शन सी है वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यक्रम से लिंक करना। ऑप्शन डी है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर। बच्चे को पाठ्य पुस्तकों के अलावा बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चा अधिक से अधिक अपने वातावरण से और सामाजिक तौर तरीकों को सीख सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है परिवार की परिभाषा गलत है। ऑप्शन सी क्या है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है।
ऑप्शन डी क्या है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी परिवार में माँ पिता और बच्चे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। और जिसमें दादा दादी और रिश्तेदार जुड़ जाते हैं तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? वह संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दानों को डालने को कहती है और उनकी चींटियों को आने और क्या करती है, उनसे कहती है कि चींटियों को आने का और उनसे कहती है कि चींटियों के आने का इंतजार कीजिए। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे, जिससे बच्चे अर्थपूर्ण रूप से सीख सकें। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन बी है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि एक 5वीं क्लास की शिक्षक है, उसने बच्चों से कहा है कि बच्चों फर्श पर क्या कीजिए, चींटियों के दाने डाल दीजिए और ये देखिए कि कब तक चींटियाँ आती हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, इंतजार करने को कहती है। इससे इस क्रियाकलाप से बच्चे क्या सीख सकते हैं? तो इससे बच्चे सीख सकते हैं कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करना आ जाएगा, अनुभव साझा करेंगे एक दूसरे से और उस पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? और उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का तो बहुत इजी आंसर है, आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि जो कछुआ है, घड़ियाल है, बत्तख है और मछली है, ये सभी कहाँ रहते हैं? ये सभी रहते हैं पानी में। कहाँ रहते हैं? ये सभी पानी में रहते हैं। और कौवा स्थल में रहता है और क्या करता है, उड़ता है। क्या करता है? उड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि क्या दिया है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संकेतन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी है सहभागिता, ऑप्शन सी है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन डी क्या है, याद करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन में आकलन में संकेतन में हम प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों की सहभागिता जरूरी है यानी कि ग्रुप लर्निंग जरूरी है, और न्याय समानता के प्रति सरोकार भी जरूरी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि पक्षियों की कौन सी प्रजाति होती है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है उल्लू, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है बसंत गौरी, ऑप्शन डी क्या है, मैना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा मैना। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा मैना। मैना वह पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से घुमाती है। क्या करती है? अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे घुमाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैना कौन सी होती है। तो मैना कुछ इस प्रकार से दिखती है। मैना जो होती है कुछ इस प्रकार से दिखती है।
यह कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या होती है, तो इसकी लंबाई जो होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। किसकी, मैना की लंबाई कितनी होती है, तो 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। यह अधिकतर कहाँ, झुंड में रहती है। कहाँ रहती है, ये बहुत ज़्यादा कहाँ रहती है, अधिकतर ये झुंड में रहना पसंद करती है। और क्या खाती है, यह अनाज खाती है तथा कीड़े मकोड़ों को खाती है। अनाज तथा कीड़े मकोड़ों को खाती है, क्या करती, कीड़ों को खाती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह कौन है, यह है मैना। कौन है, मैना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 है, घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों और छत, उनकी छत कैसी होती, कटीली झाड़ियों की होती है। इस क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में कराया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था। गांव के लोग मिट्टी के घरों और छत उनकी कैसी होती है, कटीली होती है। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है, मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, लेह में पत्थर के 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान रखा जाता है और जानवर को रखते हैं, और ऊपर की मंजिल पर लोग खुद रहते हैं। क्या करते हैं, लोग उसमें खुद रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा कि राजस्थान के जो गांव के लोग मिट्टी के घर बनाते हैं उनकी छतें कैसी होती, कटीली होती हैं। ऑप्शन सी है, लेह के घर जो होते हैं 2 मंजिला होते हैं और ये नीचे की मंजिल पर जानवरों और सामान को रखते हैं और ऊपर की मंजिल पर खुद रहते हैं। और थर्ड क्या है हमारा, तो ये जो घर जो होते हैं बांस के खंभों पर बनते हैं, तो यह जो होते हैं वह असम के घर होते हैं। कहाँ के होते हैं, असम के घर होते हैं, ना कि मनाली और हिमाचल के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इसके बारे में बताइए आप। ये सभी क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, ये रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। पहला ऑप्शन है, हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है, यह एक ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्ती और झाड़ी को खा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 200 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 100 किग्रा। ऑप्शन सी है, इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, जो शरीर को ठंडक प्रदान करता है। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही होती है, वो क्या करती है, फैसलों को लेती है। तो यह भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। क्या होगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाथी होते हैं एक दिन में 100 किग्रा खाते हैं, ना कि 200 किग्रा पत्तियों और झाड़ियों को खा सकते हैं। ठीक है, खा लेते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करती है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री को देती है, और शिक्षक बच्चों से क्या कहती है कि समूह में इस कार्य को कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। शिक्षक बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करने को करता है। ऑप्शन सी है, शिक्षक अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन डी क्या है, कक्षा के अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि टीचर जो है वो ग्रुप लर्निंग करा रही है, तो ग्रुप लर्निंग के माध्यम से बच्चा क्या करता है, तो शिक्षक 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 सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक बच्चों को अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करने को करता है। ऑप्शन सी क्या है, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीके से बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम बी को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम बी को ऐड कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए बी और सी तीनों। ठीक है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाला का पूरा रूप क्या है, बाला का पूरा रूप क्या है, तो इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, ये आपके PYQ हैं और PYQ आपके रिपीट होते हैं। ये उन्हीं में से क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि बाला का पूरा नाम क्या है, बाला का पूरा नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्या होगा, अधिगम सहायक में बिल्डिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने सीटेट के ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया है। अभी मैं 2-4 दिन और भी रिपीट क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें। ओके, थैंक यू।